देखो यहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की एफआरओ के लिए, चाहे एसीएफ हो, लॉगिंग ऑफिसर हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बात करते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इनको थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो पेपर से पहले। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं साइंस की। देखिए साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो पर्टिकुलरली एफआरओ और एसीएफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका अच्छा खासा अमाउंट रहता है, कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइंस के देखने के मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 9th और 10th की जो बायोलॉजी की जो बुक है उसके जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चैप्टर रहेंगे उनको ज़रूर देखिएगा। और जो पीवाईक्यूज है साइंस से रिलेटेड जो उत्तराखंड में पहले भी पूछे गए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली जो बायोलॉजी के जो चैप्टर होंगे 9th 10th के, अगर वो आपको अच्छे से आते हैं तो आप कर ले आओगे। और साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका अच्छा खासे क्वेश्चन रहते हैं, 7 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ 9th 10th की जो भी बुक हैं बायोलॉजी की या पीवाईक्यू हैं या एनडीए और सीडीएस के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं साइंस से, उनके पीवाईक्यूज आप देख सकते हो। तो यहाँ से आसानी से आपको साइंस कवर हो जाएगी। उत्तराखंड में भी अच्छी खासी साइंस पूछने लग गई है, तो वहाँ से भी पीवाईक्यू जो हैं उनको उठा के देख लेना, तो बहुत अच्छा खासा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे क्वेश्चन आया था कि कौन सा हार्मोन है जो प्लांट से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन की बात करूं, जैसे यूएनएफसीसी, ठीक है, यूएनएफसीसी की कॉप कन्वेंशन होती है, ठीक है, कॉप 29 हुई थी, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे बेसल कन्वेंशन है, ठीक है, रोटरडेम कन्वेंशन है। इन सभी के बारे में थोड़ा 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 आप ज़रूर जान लीजिए कि किस तरीके से 1972 से जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज हो गया। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। और इनके इनके बारे में जब आप जानोगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर थी, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा आपको टाइमलाइन याद रहे। देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ कि जो एफआरओ का जो पेपर होता है उसमें साइंस और जो कंप्यूटर है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और कम से कम इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 16 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अच्छे खासे उसमें रहने की संभावना है। तो सिंपली क्या करना है, कंप्यूटर के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रखनी ही रखनी है। जो पीवाईक्यू होंगे उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए होंगे उनको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से पीवाईक्यू कवर हो जाएगा आपका। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है एफआरओ के पेपर के लिए। जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियंस फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, ठीक है, हर 2 साल में आती है ये। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है हर 2 साल में आती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किसके अंदर है, कहाँ कम हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। इसके अलावा उत्तराखंड से रिलेटेड फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। जो यहाँ पे जितने भी ये टॉपिक लिखे हैं ना, ये वाले सारे टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफआरओ के पेपर के लिए। इसके अलावा डेमोग्राफी 2011 की जो जनगणना है उस जनगणना को ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आप देखोगे उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे पेपर हुए हैं डेमोग्राफी से, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है अलग अलग जगह की, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। इसके अलावा ये बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन क्या है, फीमेल पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस यहाँ पे डेमोग्राफी में सारी चीज़ें रहती हैं। पीवाईक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन डेमोग्राफी से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो इन सभी को आप ध्यान से देख लीजिए। उत्तराखंड की डेमोग्राफी भी आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से देखनी है। तो यहाँ से अच्छे खासे मेरे को लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आईयूसीएन स्टेटस की बात कर रहे हैं क्योंकि एफआरओ का पेपर है। बहुत सारे हमारे ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनको कंजर्व किया जाता है, उनके अलग अलग स्टेटस होते हैं, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस हो गया, इंडेंजर स्टेटस हो गया, वल्नरेबल हो गया, ठीक है, नियर थ्रेटन स्टेटस हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स हैं, जैसे बात करूँ तो मैं यहाँ पे अगर आप वल्चर की बात करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा ताहिर की बात करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, उनकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है। तो अगर आप पढ़ोगे तो जो इम्पोर्टेंट जो एनिमल होते हैं ना उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना, ठीक है। टाइगर का जो कंजर्वेशन है वो कब हुआ था, ठीक है, ये
प्लान कब चला था, एलिफेंट को कंजर्व करने का प्लान कब चला था, जैसे 1990s के अराउंड चला था। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। साथ-साथ में आईयूसीएन स्टेटस, टाइगर का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एलिफेंट का क्या है, ठीक है, हिमालयन ताहिर का क्या है, और हंगुल है, जैसे हंगुल का, ये हंगुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कश्मीर में मिलता है, टैजिकम नेशनल पार्क के आसपास, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से आप आईयूसीएन स्टेटस ज़रूर देखोगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट रहती हैं विच आर रिलेटेड टू किसी भी चीज़ से इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो हाल में ही आई हुई है, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, ये आप इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि देखिए एफआरओ का एग्ज़ाम है तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, उसमें एग्रीकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर में जैसे कोई रबी की फसल है, रबी की है, जायद की है, खरीफ की फसल है, शुगर केन है, शुगर केन की प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे फ्रूट इंडिया में, फ्रूट सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, पल्सेस की बात हो रही है आजकल, मिलेट्स की बात हो रही है आजकल, ठीक है। तो इनको ग्रो करने के लिए कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पीवाईक्यूज ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये चीज़ कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं, जैसे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसमें हमारे कुछ टारगेट हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग करने के, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है 2008 में आया था, इसके अंदर डिफरेंट साइड 7-8 मिशन हैं, उनके बारे में आप जान सकते हो। और इस बार जो कार्बन क्रेडिट है वो क्या चीज़ होती है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, गवर्नमेंट ने कौन से टारगेट रखे हैं, 2070 तक नेट ज़ीरो करने का टारगेट रखा है, 2060 में चाइना ने रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी से, वो देख सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट है, देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उत्तराखंड में भी कौन से फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट चले हैं, जैसे गौरा देवी जी ने चलाया था, ठीक है, 1970s में, चंद्री प्रसाद भट्ट इज़ द पॉइनियर, ठीक है। इसके अलावा सुंदरलाल बोगड़ा, उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट जो कि आपके पास होंगे, अपने नोट्स होंगे, उनमें ज़रूर देखिएगा कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट है, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो इंडिया के ऑल लेवल इंडिया पे हो, इन सभी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। इसके अलावा डिफरेंट जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके बारे में ज़रूर ध्यान देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें मैं एक और चीज़ लूँगा, अब क्या है ना, वेटलैंड भी आ रहे हैं। तो कौन कौन से वेटलैंड कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से रिवर पे हैं वेटलैंड, इनके बारे में भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैप होगा आपके पास, उस मैप में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ठीक है। उसका जैसे सपोज़ कोई भी, जैसे गिर नेशनल पार्क कहाँ है, या दूसरे दूसरे जो नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ हैं, कौन से स्टेट में हैं, उनसे कौन सी रिवर जाती है, उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट एनिमल रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने चीता ये वहाँ से रीइंट्रोड्यूस कराया, तो ये चीता को कहाँ रीइंट्रोड्यूस कराए हैं, कहाँ से लाए, जैसे साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हम लाए, कब कब लाए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिलेटेड है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से, इनके बारे में भी कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर आप ये यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वायरमेंट को बचाने में लगे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी जान लीजिएगा। उत्तराखंड में भी रिलेटेड हैं कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वायरमेंटल के कंजर्वेशन पे फोकस्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा वोकल है, उन सभी के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट रिवर्स, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिवर हैं। देखिए रिवर्स का बहुत ही महत्व है, रिवर्स से ही क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए जैसे इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट
बेसिक्स है उनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, तब जाके आपका ये पेपर निकलने वाला है। तो इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडियाज़ भी ज़रूर देखिएगा। इवन उत्तराखंड की भी जो इम्पोर्टेंट रिवर है, इम्पोर्टेंट जो बांध बने हुए हैं, डैम्स बने हुए हैं, किन किन रिवर पे बने हुए हैं, इनको भी ज़रूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा ज़रूर से 5 ईयर प्लान ज़रूर देख लीजिएगा। 5 ईयर प्लान में किस किस तरीके से कौन कौन से हमने इंडिया ने टारगेट रखे हैं और कौन कौन से 5 ईयर प्लान में हमने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की कोशिश की है, कौन से हमारे टारगेट थे, क्या क्या हमने करना चाहा, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे 5 ईयर प्लान में। रोलिंग प्लान क्या होता है, ठीक है, रोलिंग प्लान क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे देखेंगे, 5 ईयर प्लान में देखेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान अगर हम बात करें तो उत्तराखंड एफआरओ के एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, उस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ये देख लीजिएगा कि यार जीन क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू में मिल जाएगी या सीडीएस और एनडीए के पीवाईक्यू में मिल जाएगी, या थोड़ा सा इसकी एक क्या बना लीजिएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। वो सारी चीज़ें आपको फिर बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। दो आपके पास इतना समय नहीं है, बट जो ये वाले टॉपिक हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से भी अगर कहूँ, इसके अलावा ये 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 5 ईयर प्लान और ये हो गया फेमस पर्सनालिटी और ये वाला। तो इनमें से भी अगर 2-3 को छोड़ जाऊँ तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें तो आप करते रहते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पर्सपेक्टिव बात करें, सिर्फ एफआरओ और एसीएफ की बात करें, इन पेपर की बात करें। इसके अलावा रीजनिंग वगैरह की है, रीजनिंग है आपके पास वहाँ पे। तो रीजनिंग वगैरह तो आप ये देखिए पीवाईक्यू जितने भी हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड लोअर पीसीएस का हो, अपर पीसीएस का हो, 2-3 बार पेपर हो चुके हैं, एफआरओ का ही पेपर हो गया है। इनकी रीजनिंग आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आप इनके पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए और उनको कोशिश कीजिए करने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो आई थिंक इतना तो सफिशिएंट है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं मैंने, इन सभी को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। स्पेशली आपके पास समय कम है तो मैं कहूँगा कि पीवाईक्यूज़ देख लीजिए इनसे रिलेटेड, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता है तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी कन्वेंशन कब हुई। जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, 70s में, फिर उसके बाद यूएनएफसीसी, ठीक है, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, फिर यूएन क्लॉज हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज हो गया, फिर उसके बाद जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर कॉप 29 आजकल चल रही है। तो इस तरीके से जो टाइमलाइन है ना उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपकी बेसिक्स इन सारी चीज़ों के बारे में अगर अच्छी है ना तो आप आसानी से पेपर को क्लियर कर लोगे। इसके अलावा जैसे अगर पॉलिटी की बात करें और हिस्ट्री की बात करें, तो ये तो क्या है ना, ये पीवाईक्यू करोगे तो पीवाईक्यू से ही रिलेटेड आ जाएंगी और बहुत सरल आती हैं। देखोगे ना, अगर आप एफआरओ का पेपर देखोगे तो आसानी से जो भी पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के जो सवाल होंगे आप आसानी से कर ले आओगे। बट आप फंसोगे कहाँ, यहाँ फंसोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रख दिए हैं। अब आपका दायित्व है कि आप उनको पढ़ो, ठीक है, और निकालो एग्ज़ाम, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।